तो यार जैसा कि तुमको पता ही होगा कि द फ्लैश के साथ DCEU काइंड ऑफ एंड हो गया है। हाँ आई नो एक्वामैन 2 आना अभी बाकी है, बट फॉर द टाइम बीइंग एक्वामैन कैरेक्टर का फ्यूचर अभी क्लियर नहीं है। बट क्या तुमको पता है DCEU से पहले वार्नर ब्रोस लेट 2000s में प्लान कर रहे थे एक जस्टिस लीग मूवी बनाने की, जिसका नाम था जस्टिस लीग मॉर्टल। तो आज की वीडियो में DC के इसी प्रोजेक्ट पे बात करेंगे जो बनते बनते रह गया। इसकी स्टोरी क्या होने वाली थी, ये मूवी बनी क्यों नहीं, और अगर ये मूवी रिलीज हो जाती तो DC में क्या कुछ चेंजेस हमको देखने को मिलते, DC का सिनेमैटिक यूनिवर्स कैसा होता। सो विदाउट फर्दर अडू Let's do this. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिड 2000 में वार्नर ब्रोस एक नई जस्टिस लीग मूवी बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। इसकी स्क्रिप्ट रेडी की गई, स्टूडियो को वो स्क्रिप्ट काफी पसंद आई और मूवी को लेकर चीजें आगे बढ़ने लगी। इसे डायरेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली जॉर्ज मिलर को। अब जिन्हें नहीं पता, मैड मैक्स मूवीज की सक्सेस के पीछे इसी डायरेक्टर का रोल है। तो हाँ, जॉर्ज मिलर वॉज मोर देन केपेबल। तो मूवी के साथ एक अच्छे डायरेक्टर का नाम जुड़ गया। अब मूवी का टाइटल और रिलीज डेट डिसाइड हुआ। मूवी का नाम होने वाला था जस्टिस लीग मॉर्टल। इसकी रिलीज डेट डिसाइड हुई जुलाई 2009। फिर हुई इस मूवी की कास्टिंग, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मूवी में कास्ट हुए सभी एक्टर्स रिलेटिवली नए थे। एकदम फ्रेश फेसेस को चांस मिल रहा था इतने बड़े सुपर हीरोज को पोर्ट्रे करने का, ताकि टाइम के साथ ये लोग अपने रोल्स में ग्रो कर पाएं, क्योंकि टोटल 3 मूवीज बनाने का प्लान था। उस टाइम के इंटरनेट यूज करने वाले फैंस और कॉमिक बुक रीडर्स को ये नए एक्टर्स को कास्ट करने वाला डिसीजन उतना पसंद नहीं आया था। सुपरमैन का रोल मिला DJ कोट्रोना को, आर्मी हैमर प्ले करने वाले थे बैटमैन को, मेगन गेल होने वाली थी वंडर वुमन, कॉमन प्ले करने वाले थे ग्रीन लैंटर्न को, एडम ब्रोडी होने वाले थे फ्लैश, सेंटियागो कैब्रेरा होने वाले थे एक्वामैन और ह्यू कीज़बाइन प्ले करने वाले थे मार्शियन मैनहंटर को। अब अगर कोई DCEU को प्रॉपरली फॉलो करता है तो उसने एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस की होगी कि DJ कोट्रोना जो कि सुपरमैन को प्ले करने वाले थे और एडम ब्रोडी जो फ्लैश को प्ले करने वाले थे, ये दोनों ही DCEU में सुपर हीरोज प्ले कर चुके हैं। यस, DJ कोट्रोना शज़ैम में पेड्रो के सुपर हीरो वर्जन को प्ले करते हैं और एडम ब्रोडी भी शज़ैम मूवी में ही फ्रेडी के सुपर हीरो वर्जन को प्ले करते हैं। तो वापस टॉपिक पे आते हैं। ये जस्टिस लीग मूवी होने वाली थी उस टाइम तक आई सबसे एक्सपेंसिव मूवी। इसका बजट $300 मिलियन होने वाला था 2009 में। ये अमाउंट आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी काफी ज्यादा बड़ा है। तो ये बात तो ऑब्वियस है कि वार्नर ब्रोस इस मूवी को लेकर काफी सीरियस थे, तब इस प्रोजेक्ट पे वो अंधा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी थे। बट फिर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से ये मूवी नहीं बन पाई, इस पे बाद में आएंगे। बट पहले थोड़ी बात करते हैं इस मूवी के प्लॉट और स्टोरी के बारे में। इस मूवी की स्क्रिप्ट अगर कोई पढ़ना चाहे तो ऑनलाइन अवेलेबल है और आई थिंक ये स्क्रिप्ट और स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग थी। इसके कुछ एलिमेंट्स टावर ऑफ बेबल स्टोरी लाइन से लिए गए हैं। इसी सेम स्टोरी लाइन का यूज DC की 2012 में आई एनिमेटेड मूवी जस्टिस लीग डूम में भी हुआ है। तो अगर जस्टिस लीग मॉर्टल के प्लॉट की बात करें तो मूवी का ज्यादातर पार्ट फ्लैश के पर्सपेक्टिव से शो किया गया है। ऑल्सो बैरी एलन या फ्लैश का कैरेक्टर इस मूवी में थोड़ा कॉमिक रिलीफ का काम भी करता है। ऑल्सो मूवी में वॉली वेस्ट भी है जो कि बैरी का नेफ्यू है और इन दोनों की आपस में काफी बनती है। तो मूवी शुरू होती है एक फ्यूनरल सीन के साथ। अब ये फ्यूनरल किसी सुपर हीरो का है, बट ये बात रिवील नहीं होती कि किस सुपर हीरो का फ्यूनरल है। इसके बाद हम जाते हैं फ्लैशबैक में इस फ्यूनरल से 2 दिन पहले। यहाँ हम देखते हैं कि जस्टिस लीग के ये सुपर हीरोज इस वर्ल्ड में पहले से ही प्रॉपरली एस्टेब्लिश्ड हैं। सभी सही से अपना काम कर रहे हैं और लोग भी उन्हें काफी पसंद करते हैं। वंडर वुमन टीवी पे UN से बात करती हुई दिख रही है। वो डिस्कस कर रही है कि कैसे दुनिया अब एक सेफ प्लेस है और वॉर का कोई नामो निशान दूर दूर तक नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं एल्फ्रेड और बैटमैन की कॉन्वर्सेशन को। एल्फ्रेड बैटमैन से गॉथम को लेकर डिस्कशन कर रहा था कि कैसे गॉथम में क्राइम बिल्कुल ना के बराबर हो गया है और सिटी काफी शांत और सेफ हो गई है। ऑल्सो वंडर वुमन और एक्वामैन के बीच रोमांटिकली कुछ चल रहा है। बट तभी इस सब के बीच हम देखते हैं कि मार्शियन मैनहंटर पे किसी ने अटैक कर लिया है। जैसे ही मार्शियन मैनहंटर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा था, वैसे ही उसकी बॉडी आग पकड़ लेती थी। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दो कि फायर उसकी वीकनेस है। अब वंडर वुमन और फ्लैश उसकी हेल्प के लिए आते हैं, बट वो भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि कोई उनकी ही वीकनेसेस को उनके अगेंस्ट यूज करके उन्हें और बाद में हेल्प करने आए बाकी के जस्टिस लीग मेंबर्स को हरा देता है। अब सभी हीरोज परेशान थे कि कोई ऐसे उन्हें इतना इजीली कैसे हरा सकता है। वो लोग इस चीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब 2 साल पहले ब्रूस वेन या बैटमैन इन्वॉल्व था एक रोमांटिक रिलेशनशिप में टालिया अल गुल के साथ। अब टालिया ने ब्रूस के कपड़ों पे चुपके से एक डिवाइस प्लांट कर दिया था और बाद में इस डिवाइस की हेल्प से उसने बैटमैन के कंप्यूटर्स को हैक कर लिया। टालिया को उस सिस्टम पे काफी इंपॉर्टेंट फाइल मिलती है
इस फाइल में बैटमैन ने हर लीग मेंबर की वीकनेस और उसे हराने के मेथड से रिलेटेड डाटा रखा था। ये डाटा टालिया के हाथ लग गया है और ऑब्वियसली टालिया के पास से वो डाटा अब उसके पास पहुंच गया है जिसने जस्टिस लीग को हराया है। जस्टिस लीग के मेंबर्स को इस बात का पता चल जाता है। वो बैटमैन से काफी गुस्सा हो गए थे, बट बैटमैन के पास एक्सप्लेनेशन थी कि जस्ट इन केस कभी कोई जस्टिस लीग मेंबर इविल टर्न कर जाता है या रोग बन जाता है तो फाइल में स्टोर्ड डाटा को यूज करके उस लीग मेंबर को रोका या हराया जा सकता था। अब जब ये बात क्लियर हो गई थी तो सभी लोग मिलकर ये इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं कि उन पे हुए अटैक के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल था। उन्हें पता चलता है कि इस अटैक के पीछे मैक्सवेल लॉर्ड का हाथ था। अब मैक्सवेल लॉर्ड एक ऐसा बिजनेसमैन है जिसके पास साइकिक पावर्स हैं। जस्टिस लीग इसके पीछे जाती है क्योंकि ये वर्ल्ड के लिए खतरा बन चुका था इसकी पावर्स और जस्टिस लीग को हराने की टेक्निक्स पता होने की वजह से। अब वहीं दूसरी तरफ मैक्सवेल लॉर्ड को भी आइडिया हो जाता है कि जस्टिस लीग को उसके कांडों के बारे में पता चल गया है। इस वजह से वो ओमेग ड्रॉइड्स को भेजता है जस्टिस लीग से लड़ने के लिए। अब ये ओमेग क्या है? तो सिंपल वर्ड्स में ओमेग एक ऐसा माइक्रो रोबोटिक नैनो वायरस है जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करके उन पे टेक ओवर कर लेता है और उन्हें ओमेग ड्रॉइड्स में बदल देता है। हाँ, तो ओमेग्स जस्टिस लीग पे अटैक करते हैं, बट जस्टिस लीग को ओमेग्स को मारने में प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि उनके अंदर थे इनोसेंट ह्यूमंस और अपने हीरोज इनोसेंट्स को नहीं मारना चाहते थे, तो वो केयरफुली उनसे लड़ते हैं ताकि ह्यूमन होस्ट को कोई डैमेज ना हो। इसी बीच मैक्सवेल लॉर्ड अपनी साइकिक पावर्स का यूज करके सुपरमैन को अपने कंट्रोल में ले लेता है। इसके बाद सुपरमैन सीधा बाकी जस्टिस लीग मेंबर्स पे अटैक करता है और एक एपिक स्केल की बैटल होती है। फाइनली जस्टिस लीग ओमेग ड्रॉइड से उनके अंदर फंसे ह्यूमंस को बचा लेती है और साथ ही में सुपरमैन से कुछ टाइम लड़ने के बाद वो सक्सेसफुली उसे मैक्सवेल लॉर्ड के कंट्रोल से बाहर लाते हैं। बट अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी, मैक्सवेल लॉर्ड से निपटना अभी बाकी था। इससे पहले वो उसे कैप्चर करते मैक्सवेल लॉर्ड रिवील करता है कि उसकी बॉडी में एक डिवाइस इम्प्लांटेड है और अगर जस्टिस लीग उसे मारने या पकड़ने की कोशिश करती है तो वो डिवाइस उन सबको मार देगा। जस्टिस लीग के मेंबर्स के पास उसे रोकने का कोई सॉल्यूशन नहीं था एक्सेप्ट फॉर द फ्लैश। उसे पता था क्या करना है। वो अपनी सुपर फास्ट स्पीड में दौड़ना शुरू करता है और वो इतना तेज दौड़ता है कि वो स्पीड फोर्स में टैप करता है और उसमें मर्ज हो जाता है। इसके बाद वो इसी स्पीड फोर्स में अपने साथ मैक्सवेल लॉर्ड को भी मर्ज करता है और उसी के अंदर मैक्सवेल लॉर्ड का डिवाइस अपना काम कर जाता है। इसके बाद हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं जहां ये मूवी स्टार्ट हुई थी। अब हमें पता चलता है कि ये फ्यूनरल फ्लैश का था। उसने सबको बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया था। ये फिल्म एंड करती है बैरी के नेफ्यू वॉली वेस्ट के फ्लैश का मेंटल लेने के साथ। अब वो नया फ्लैश था और जस्टिस लीग का पार्ट था। तो ये थी मूवी की स्टोरी और ऑनेस्टली ये काफी इंटरेस्टिंग थी और आई थिंक ये मूवी सक्सेसफुल हो सकती थी। बट अब ये क्वेश्चन आता है कि ये मूवी बनी क्यों नहीं? तो इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं जैसे किस्मत और बुरी टाइमिंग। तो मूवी की प्रोडक्शन शुरू होने से पहले ही हॉलीवुड में राइटर स्ट्राइक हो गई जैसे कि आजकल भी हो रही है। मूवी की स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस करना बाकी थे बट सिंस हॉलीवुड के राइटर स्ट्राइक पे थे तो स्क्रिप्ट राइटर्स अवेलेबल नहीं थे, जिस वजह से इस मूवी का प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट करना पड़ा ताकि वहाँ के राइटर्स का यूज हो सके। अब ऑस्ट्रेलिया में फिल्म की शूटिंग होने ही वाली थी कि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने जो पहले इस मूवी की शूटिंग टैक्स फ्री की थी वो टैक्स अब इस पे वापस लग गया था क्योंकि अपेरेंटली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मूवी में बहुत ही कम ऑस्ट्रेलियन एक्टर्स को लिया गया था। अब वार्नर ब्रोस ऑलरेडी $300 मिलियन इस मूवी पे इन्वेस्ट कर रहे थे, तो इस टैक्स की वजह से मूवी का बजट थोड़ा बिगड़ गया, जिस वजह से प्रोडक्शन को फिर से मूव करके कनाडा ले जाया गया। ऑल्दो जॉर्ज मिलर चाहते थे कि प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया में ही हो। इसके बाद प्रोजेक्ट हॉल्ट हो गया और ये न्यूज आने लगी कि डायरेक्टर जॉर्ज मिलर ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया है और इसके बाद प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये न्यूज निकल के आई कि इसे इंडेफिनिट होल्ड पे डाल दिया गया है। ऑल्सो इस दौरान 2008 में आज तक की ग्रेटेस्ट सुपर हीरो मूवी रिलीज हुई थी द डार्क नाइट और वो काफी सक्सेसफुल रही। इसके बाद इसका सीक्वल भी आना था और वार्नर ब्रोस नहीं चाहते थे कि 2 डिफरेंट बैटमैन के वर्जन्स देखकर ऑडियंस कंफ्यूज हो जाए, इसलिए उन्होंने क्रिस्टोफर नोलन की द डार्क नाइट ट्रिलॉजी पे ज्यादा फोकस करना सही समझा। ऑल्सो 2008 में ही एक और लेजेंडरी सुपर हीरो मूवी रिलीज हुई थी आयरन मैन 1 और वो भी काफी सक्सेसफुल रही। तो वार्नर ब्रोस ने MCU के कॉन्सेप्ट से कुछ सीख लेने की कोशिश की। अब वो भी MCU की तरह पहले इंडिविजुअल हीरोज पे फोकस करके बाद में जस्टिस लीग जैसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए प्रॉपरली बिल्डअप करने का सोच रहे थे। एंड फाइनली जस्टिस लीग मॉर्टल कैंसिल हो गई और हमको ये मूवी कभी देखने को नहीं मिली। तो अब एड्रेस करते हैं इस क्वेश्चन को कि क्या होता अगर ये मूवी बनकर रिलीज हो जाती। तो देखो यार, इसका एग्जैक्ट आंसर तो कुछ नहीं है, बट मूवी का बजट, स्क्रिप्ट और डायरेक्टर की एबिलिटीज के बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी सक्सेस के चांसेस काफी हाई हो सकते थे। ऑल्सो उस टाइम पे हमको कोई भी स्केल की मूवी देखने को नहीं मिली थी जहाँ इतने सारे बड़े नाम वाले सुपर हीरोज एक ही मूवी में एक साथ हमें देखने को मिले हों। अवेंजर्स और जस्टिस लीग की मूवीज हमको तब तक देखने को नहीं मिली थी, तो काफी चांसेस थे कि लोग इस मूवी को देखते और ये मूवी कमर्शियली सक्सेसफुल रह सकती थी। यही नहीं, इस मूवी से एक प्रॉपर DC यूनिवर्स भी निकल के आ सकता था। अब सिंस इस मूवी में सुपर हीरोज ऑलरेडी एस्टेब्लिश थे और कोई ओरिजिन स्टोरी नहीं थी,
अब सिंस इस मूवी में सुपर हीरोज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड थे और कोई ओरिजिन स्टोरी नहीं थी, तो इस मूवी के बाद जस्टिस लीग के इंडिविजुअल सुपर हीरोज पे फोकस्ड प्रीक्वल या सीक्वल मूवीज आ सकती थी, जिसमें इन इंडिविजुअल सुपर हीरोज को स्टैंड अलोन बेसिस पे एक्सप्लोर किया जा सकता था। हु नोज में भी आज भी वो यूनिवर्स कंटिन्यू कर रहा होता और हमको और ज्यादा मूवीज देखने को मिलती, और अगर ऐसा होता तो शायद हमको ना जैक स्नाइडर का DCEU देखने को मिलता और ना शायद प्रेजेंट डे जेम्स गन का DCU। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस, रिव्यूज, मूवीज एंड सीरीज एक्सप्लेनेशंस और पॉप कल्चर रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।